Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे 17th सेशन है आपका पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज का। और अगर हम बात करें सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। कुछ 17 ही क्वेश्चंस करेंगे, 17 ही सेशन, 17th सेशन है और कुछ 17 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करेंगे। डेली पीडीएफ आपको अब टाइम से मिल ही रही होगी और कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता ही दीजिएगा। कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा होगा हर सेशन के साथ, कुछ ना कुछ, और बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज भी हो रही होंगी। ठीक है जी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे कर दीजिएगा या कहने पे कर दीजिएगा, जैसे भी आपको ठीक लगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, लेट्स लर्न स्क्वाड। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे आजकल मैं एक्टिव नहीं हूँ, बट बहुत जल्दी हो जाऊंगी जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होंगी। तो ठीक है, थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ बट ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ क्वेश्चन पढ़िए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आ जाओ पहले सारे के सारे, और ये क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर लो। यहाँ से चीज़ें क्लियर ही हैं काफ़ी हद तक। लेट मी फिक्स इट। अब क्लियर हो गया होगा ना पहले से? हाँ, वेरी गुड। चलो फिर, बहुत बढ़िया। ग्रेट। 1080p पे अगर आप इसको यूज़ करोगे तो क्लियर दिखेगा। लाइक और शेयर करने के बाद क्लियर दिखेगा, उससे पहले क्लियर नहीं दिख पाता है। ठीक है जी। चलो फिर, अगर हम बात करें पहले ही क्वेश्चन की, हल्का सा इसको छोटा करेंगे। पहले ही क्वेश्चन की, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ तो नज़र पक्का आएगी निश्चित रूप से कि क्वेश्चन ने पूछा है, Who emphasizes the importance of abundance and flexibility of choices at the senior secondary level, discourages deeply ingrained tendencies of placing children in fixed curricular streams and limiting opportunities, especially among children from rural areas. कुल मिला के बात यह आई है कि फिक्स्ड करिकुलर स्ट्रीम्स की जगह फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो या फिर आपका जो आपकी रूरल एरियाज हैं वहाँ पे भी वहाँ के अकॉर्डिंग करिकुलम में कुछ कुछ चेंजेस हों, वहाँ की भाषा को हम इन्वॉल्व कर पाएँ, अपॉर्चुनिटी वैसी दे पाएँ और हम बच्चों को सीखने में बढ़ावा दे पाएँ, भाषा उसमें बाधा ना बने, या फिर जो लोकल नॉलेज है रिजिडिटी बाधा ना बने कि सिर्फ एक ही तरीके से सिखाएं। हम मल्टीपल वेज यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या, कौन कह रहा है ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात किसने की है? अगर हम बात करें रियल लाइफ से कनेक्ट करने की बात किसने की है, लोकल लर्निंग से रिलेट करने की बात किसने की है? तो वी ऑल नो कि एनसीएफ ऐसी बात करता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो ये बात करता है कि जो करिकुलर सिस्टम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो बजाय कि रिजिडिटी के। ये बिल्कुल आपको अपने एनसीएफ के जो गाइडलाइंस हैं वहीं पे निहित है, ये बात वहीं इंक्लूडेड है अगर हमें नहीं पता तो। ठीक, एनसीईआरटी अपने एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग इन सब पे ज़्यादा ध्यान देता है। एनसीएफ ने अपनी इस करिकुलम में पूरा क्लियर किया हुआ है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके एग्जामिनेशन सिस्टम से लेकर के और पढ़ाने के तरीके तक। लाइफ से जोड़ करके आप बच्चे को पढ़ाइए, लेवल कोई भी हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। सेकंड क्वेश्चन कहता है शॉर्टेज ऑफ फीमेल टीचर्स, यानी महिला शिक्षकों की कमी, फीमेल टीचर्स की कमी, लैक ऑफ प्रॉपर फिजिकल फैसिलिटीज, फिजिकल फैसिलिटीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फैसिलिटीज हैं उनकी कमी होना, रिलक्टेंस ऑफ फीमेल टीचर्स टू सर्व इन रूरल एरियाज, फीमेल टीचर्स रूरल एरियाज में पढ़ाना ही नहीं चाहती। ठीक, वो रिलक्टेंस या अनिच्छा कहें कि वो जाना नहीं चाहती, माहौल है जो भी है। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन और की प्रॉब्लम हो सकती है, आना जाना प्रॉपर उतना आसान ना हो जितना शहरों में है। इसके अलावा ये क्या है, आर दी मेजर प्रॉब्लम्स इन दी एजुकेशन ऑफ विच स्टूडेंट्स, किस तरह के बच्चों के लिए ये चीज़ समस्या बनेगी कि एक फीमेल टीचर हैं, जो फीमेल टीचर्स हैं या तो वो रिलक्टेंट हैं, अनिच्छुक हैं गांव में आने के, या फिर उनकी अवेलेबिलिटी कम है, या फिर प्रॉपर फिजिकल फैसिलिटीज नहीं है, टॉयलेट्स अलग अलग नहीं है, या फिर बैठने की सुविधाएं ठीक से नहीं है। ये किस तरह के बच्चों की एजुकेशन में बाधा बनेगी ये चीज, बताइए? गर्ल स्टूडेंट, रूरल स्टूडेंट, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स या ट्राइबल स्टूडेंट्स? देखो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक कैच है जो समझ लेना चाहिए। अगर सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट, इसकी रूरल स्टूडेंट्स की बात होती तो सिर्फ फीमेल टीचर की बात क्यों होती? सबकी होनी चाहिए थी फिर तो। ठीक भाई, रूरल में तो
फीमेल भी हैं, मेल भी है, मतलब गर्ल चाइल्ड भी है, बॉय चाइल्ड भी है, सब हैं। डिसेबल्ड स्टूडेंट्स जैसा यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, और डिसेबल्ड है तो सिर्फ फीमेल्स पढ़ाएंगे, ऐसा भी कहीं कोई प्रावधान नहीं है। ट्राइबल स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्राइब्स की बात नहीं हुई कि जनजातियां जो हैं उनके बारे में बात हो रही हो। बात किस चीज के बारे में हो रही है? गर्ल स्टूडेंट्स को पढ़ने में दिक्कत आएगी, उनके घर वाले उनको कम भेजेंगे यदि फीमेल टीचर्स नहीं होंगे, स्पेशली रूरल एरियाज में, और उसके बहुत सारे रीजन हमने ऊपर समझे। तो गर्ल स्टूडेंट्स के एक तरह से हम ये कहें एजुकेशन में बाधा बन जाएगी ये चीज, यदि फीमेल टीचर्स कम होंगी या बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होगी, ये सारी चीजें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच सिलेबस इज एप्लीकेबल फॉर प्राइमरी लेवल? प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यचर्या, ये अच्छा सिलेबस ही है तो पाठ्यक्रम ही आएगा, पाठ्यक्रम लागू होता है या होना चाहिए, किस लेवल के लिए? प्राइमरी लेवल के लिए। एक बार समझिए और आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शिव शंभू मैं देखती हूँ एक बार, फिर आपको बताऊंगी कल, है ना। लेट मी चेक वंस, फिर हम आगे इसको समझेंगे कि क्या किया जा सकता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैम कभी अजमेर आए हो? आएंगे। विच सिलेबस इज एप्लीकेबल फॉर प्राइमरी लेवल? एकेडमिक, जनरल एकेडमिक्स, वोकेशनल या प्रोफेशनल? इतना छोटा बच्चा है, उसको प्रोफेशनल और वोकेशनल से मतलब ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि उसको खेलना कूदना भी मिल जाए और खेलते कूदते थोड़ा बहुत सीखने को भी मिल जाए, ये दोनों चीजें मिल जाएं, बच्चा खुश हो जाएगा कक्षा 1 से 5 तक का। तो सिर्फ एकेडमिक लिखने की जगह यहाँ जनरल एकेडमिक लिखा हुआ है, सामान्य अकादमिक। उसका मतलब है कि बाकी एक्टिविटीज भी इसमें इंक्लूडेड हों, बहुत ज्यादा भारी या सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स को ही ना हम उसमें पूरी तरह से भर दें, थोड़ा सा नॉर्मल एक्टिविटीज को भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है जी, हाँ हिंदी पे भी फोकस करेंगे, क्यों टेंशन लेते हो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार। अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको बहुत सारी चीजें नई जानने को मिलेंगी जो शायद आज से पहले आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा जिन चीजों पे। ठीक है जी। दीप मिश्रा क्यों इतने दुखी हो? ये लाल रंग का इमोजी क्यों बना रहे हो? हैं, डर जाएंगे हम आपके रेड इमोजी को देख के, गुस्से से डर लगता है हमें, है? देखो एक बार, अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अकॉर्डिंग, एज पर WHO, what is a loss or abnormality of psychological, physical और anatomical structure और function? हिंदी में पढ़ लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या रचनात्मक यानी फंक्शनल कोई भी चेंज, रचनात्मक संरचना या कार्य पर कोई नुकसान या असामान्यता क्या कहलाएगी? आंसर ध्यान से दीजिएगा, आप में से बहुत सारे लोग गलती करेंगे। मेंटल हेल्थ तो सिर्फ बात हुई नहीं है, ये इसको हैंडीकैप लिखना यहाँ पे सही होगा इंग्लिश में। ठीक, अब देखिए एक बार, आपके पास 3 ऑप्शन है, एक मैंने खुद ही हटा दिया। पहला ऑप्शन है इम्पेयरमेंट का, दूसरा ऑप्शन है डिसेबिलिटी का, एंड थर्ड ऑप्शन यानी कि विच इज फोर्थ वन, हैंडीकैप। आंसर क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है उठा करके कहीं से भी। क्या है ये? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा इम्पेयरमेंट, ना कि हैंडीकैप, ना कि डिसेबिलिटी। अब इन तीनों में अंतर क्या है ये आज हम समझेंगे एज पर डेफिनेशंस ऑफ WHO की जो डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, उनमें क्या अंतर है इन तीनों को समझने में। ठीक, ना तो ये हैंडीकैप है, ये इम्पेयरमेंट कहलाता है, यानी किसी भी तरह की हानि या कमी कहलाएगा। ठीक, WHO के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये देखिए, लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन, इम्पेयरमेंट। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, इन तीनों को ही समझ लेते हैं कि डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप में अंतर क्या है एज पर WHO। ठीक, ये है इम्पेयरमेंट, ये डेफिनेशन पढ़ो एक बार तसल्ली से। ये WHO की खुद की गिवन डेफिनेशन है जो आपसे क्वेश्चन में पूछी थी। ठीक, ये तो बेसिक है, ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है, बट इन्होंने कहीं से भी कुछ भी जोड़ दिया है तो कल को किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ देख सकते हो स्वाति, बिल्कुल सीटेड वाले भी देख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, थर्ड वर्ड है यहां हैंडीकैप। ठीक, इंपेयरमेंट की इन्होंने सीधी सीधी डेफिनेशन दे दी, एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, किसी भी तरह का लॉस या नॉर्मल से अलग होना, एबनॉर्मेलिटी, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो स्ट्रक्चर में कोई कमी हो बच्चे के फिजिकल,
इन सभी में अगर कुछ भी लॉस है तो उस लॉस या एबनॉर्मेलिटी को वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, इंपेयरमेंट कहेंगे। जबकि डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें, एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए आपके अंदर क्षमता नहीं है, अब वो किसी भी आधार पे क्यों ना हो। यहां पे सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर से जोड़ दिया या साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर से जोड़ दिया, यहां फंक्शन से जोड़ा है। जो डिसेबिलिटी है वो फंक्शन रिलेटेड है, ठीक। किसी भी एक इंपेयरमेंट के कारण एक कोई भी काम करने में अगर दिक्कत आ रही है तो वो डिसेबिलिटी बन गया इंपेयरमेंट से अलग। भाई वो तब तक इंपेयरमेंट था जब तक कोई कमी थी, कोई लॉस था। जैसे ही वो किसी काम को करने में क्षति बन जाती है तो वो डिसेबिलिटी कहलाती है, ठीक। इसके बाद आता है हैंडीकैप। पहले इसी को समझ लेते हैं, डिसेबिलिटी को। एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक, यानी कोई भी रुकावट या कमी रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंपेयरमेंट। किसकी वजह से रुकावट या कमी? इंपेयरमेंट की वजह से, हानि की वजह से, क्षति की वजह से। ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। भाई बच्चा किसी एक इंपेयरमेंट के कारण, इंपेयरमेंट क्या था? किसी भी एक एबनॉर्मेलिटी या फिर लॉस, कैसा? साइकोलॉजिकल, फिजिकल, एनाटॉमिकल, किसी भी बेसिस पे लॉस। अब जब वो लॉस फंक्शनल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम करेगा बच्चे को, क्या कहलाएगा? डिसेबिलिटी कहलाएगा। अब थर्ड चीज है हैंडीकैप। अब ये जो डिसेबिलिटी के कारण हो, इंपेयरमेंट के कारण हो, या किसी भी कारणवश जब एक डिसएडवांटेज हो जाएगा बच्चे के पास, यानी वो डिसएडवांटेज्ड है, यानी वो किसी भी बेसिस पे वंचित है किसी भी काम को करने में, तो वो हैंडीकैप कहलाएगा। अब ये कोई भी बेस हो सकता है। जब ये सारी चीजें थी तो ये इंपेयरमेंट कहलाया, ये जो लॉस या एबनॉर्मेलिटी है। जब इस लॉस की वजह से बच्चे के फंक्शन करने में दिक्कत आई तो वो डिसेबिलिटी कहलाई, ठीक। और जब बच्चा किसी भी बेसिस पे डिसएडवांटेज्ड है, डिसेबिलिटी के कारण है या किसी भी बेसिस पे, वो जो वंचित होना है उसका, उसको हैंडीकैप कह दिया। तो ये डेफिनेशन में हल्का हल्का अंतर है और कुछ खास अंतर है नहीं। तो ये आपको या तो एज इट इज डेफिनेशन वाइज दिमाग में रखना पड़ेगा, या फिर इसको जो जिस बेसिस पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसको समझना पड़ेगा, ठीक। फिर भी मैं कोशिश करूंगी किस दिन इन तीनों को ही डिस्कस कर लेंगे एक छोटे से वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट आर दी हर्डल्स इन इंप्लीमेंटिंग आईसीटी इन स्कूल्स। स्कूलों में आईसीटी लागू करने में बाधा क्या है? आईसीटी हम सब समझते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर हम आईसीटी पढ़ते हैं अपने बीएड में, अपने डीएलएड में, अपने बीटीसी में, ठीक है। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हर्डल्स क्या हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने में? कहाँ? स्कूल्स के अंदर। भाई बाधा क्या है? भारतवर्ष में बाधा कहाँ आ रही है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को स्कूल्स में यूज करने के लिए? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? जो आप सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, सिस्टम्स मतलब कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, वो सब आईसीटी का ही हिस्सा है। मैं और आप अभी जोड़ पा रहे हैं, ये भी आईसीटी का ही हिस्सा है, जो ब्रॉडली एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है कि आप कम्युनिकेट कर पाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाएं जिनको उसकी जरूरत है, स्पेशली इन एजुकेशन फील्ड, ठीक है बात। तो ये टेक्नोलॉजी की कमी है, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स की कमी है। मेन हर्डल क्या है? हो तो ये सारी सकती हैं, है ना स्वाति? एकदम क्लियर है यहां से सेशन। हो तो ये चारों सकती हैं। भाई टेक्नोलॉजी की भी कमी हो सकती है क्योंकि हम एक विकासशील देश हैं, और क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स की भी कमी हो सकती है। हमारे यहाँ बहुत सारे पुराने ऐसे टीचर्स हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज करने में जो कतराते हैं या दिक्कत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी हो सकती है, और अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स की कमी तो क्या ही होगी, बच्चों की तो इसमें क्या ही गलती है, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्कि अटेंशन को तो बढ़ाया जा सकता है आईसीटी का इस्तेमाल करके। तो हम ये कह सकते हैं अगर इन दोनों में से बेस्ट चूज करना हो, ये सब तो फिर भी कुछ हद तक मौजूद हैं, ये भी अडेप्ट कर लेंगे टीचर, या एक स्पेशल एजुकेटर को रख लोगे आप जो कि इस चीज का ध्यान रखे, कंप्यूटर टीचर होगा कोई जो ट्रेन कर देगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ठीक करें हम? बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, वही ठीक नहीं है। आपने सुना होगा, इवन मैंने तो दिल्ली में भी सुना है, किसी स्कूल को बोला जा रहा है टेंट वाला स्कूल, किसी को बोला जा रहा है कोई और वाला स्कूल, है ना। बेसिक 2 रूम ढंग से अवेलेबल नहीं है, जो कुर्सी मेज या मतलब जो चेयर टेबल और बेसिक जो ढांचा है वो अवेलेबल नहीं है। जहां टीचर होने चाहिए थे 5, वहां टीचर है 1। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वही हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। क्या करें फिर? आईसीटी के लिए हमें एक बेसिक टेक्नोलॉजी चाहिए, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाएगी। इसलिए बेटर आंसर है हमारे पास सी।
कि हमारे पास बुनियादी ढांचा नहीं है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज द अप्रोच दैट इज इंपॉर्टेंट इन टूडेज डाइवर्स स्टैंडर्ड्स बेस्ड क्लासरूम टू मीट द नीड्स ऑफ कल्चरली डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ स्टूडेंट्स। यानी सांस्कृतिक रूप से जो भिन्नता है हमारे देश में, उस नीड को पूरा करने के लिए किस तरह की इंस्ट्रक्शन दी जाए, किस तरह की एजुकेशन या अप्रोच अपनाई जाए, इंस्ट्रक्शन कैसी दें, क्या मेथड रखें। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, मतलब आप देख रहे हैं, हम बोला भी जाता है कि भाई क्या बोला जाता है, कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी है, आई थिंक ऐसा कुछ है। मतलब हम जैसे ही देखते हैं भारत में इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी है कि आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट, इवन एक स्टेट में ही कई तरह की भाषाएं मिल जाएंगी, कई तरह के खाने मिल जाएंगे आपको, जो खाने का टेस्ट है और वो सब। मतलब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, कई लोगों के अलग अलग बिलीफ्स मिल जाएंगे, उनके जो विश्वास हैं वो अलग अलग मिल जाएंगे आपको। तो इसके लिए हम किस तरह की अप्रोच को यूज करें, है ना, लाइक शेयर भी करते रहना है साथ में। मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस को यूज करें, यानी मिक्स कर दें सब कुछ, मल्टीकल्चरल, पर्सनल या मल्टीलिंगुअल। अगर हम बात करें मल्टी कल्चरल की, तो क्या ये ऑप्शन अपने आप में ए, सी और डी को इन्वॉल्व नहीं कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। मल्टी कल्चरल का मतलब ये है अलग अलग भाषाओं का भी यूज कर पाए, मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन जहां जरूरत हो मिक्स भी कर पाए, पर्सनली हम बच्चे को कनेक्ट कर पाए अपने आप से। तो तीनों चीजें, तीनों ऑप्शंस बी में ही बेहतर तरीके से समाहित हैं। बहुसांस्कृतिक निर्देश में ही हम मल्टी कल्चरल अप्रोच को अपनाएं, हम अलग अलग बच्चों को क्या कर पाए, जोड़ पाए और उनकी नीड्स को केटर कर पाए। ठीक, तो बाकी के तीनों ऑप्शन से बेटर है, क्योंकि अपने आप में बाकी तीनों को इंक्लूड कर लेगा ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस हैव अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन लर्निंग। थॉर्नडाइक के अनुसार जो सुखद अनुभव होते हैं, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, एक्सपीरियंस करके आपको पसंद आती हैं, एक मिनट, हाँ, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक की थियरी हम सबने पढ़ी अभी कुछ टाइम पहले ही, मैंने जो रीट्यूबिटेट और वो वाला कोर्स बनाया था उसमें आप देखिएगा। अगर हम बात करें थॉर्नडाइक की, तो प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस यानी सुखद अनुभव, जिनको महसूस करना हमें अच्छा लगता है वो सुखद है, जिनको नहीं हम महसूस करना चाहते, अच्छा नहीं लगता, वो दुखद है। ठीक, हैव अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन लर्निंग, मतलब यदि अच्छा अनुभव आपने बच्चे को दे दिया तो जिंदगी भर या बहुत लंबे समय तक वो उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। द मेथड एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ये जो मेथड है रिवॉर्ड और पनिशमेंट के एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। भाई अगर आपको अच्छा लगा तो लंबे समय तक चलेगा, अगर पनिशमेंट मिल गई तो नहीं चलेगा। ठीक, इन द लर्निंग प्रोसेस व्हाट इज द मेथड कॉल्ड? मेथड ऑफ प्रैक्टिस, रिएक्शन, इफेक्ट या प्रेपरेशन। रेडीनेस है, प्रेपरेशन कुछ नहीं है, रिएक्शन कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है या इफेक्ट है। प्रैक्टिस यानी अभ्यास की बात तो यहाँ हुई नहीं है। ठीक, यहाँ बात क्या हुई है, जो जिन चीजों का प्रभाव आप पर पॉजिटिव होता है उनको आप लंबे समय में दोबारा से दोहराते हैं। जो गाने आपको अच्छा अनुभव देते हैं, जो जगह आपको अच्छा अनुभव देती हैं, जो व्यक्ति आपको अच्छा अनुभव देते हैं, आप उनको हमेशा याद रखते हैं या दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं। जिन चीज़ों से आपको रिवॉर्ड मिलता है उनको आप क्या करते हैं, पॉजिटिवली याद रखते हैं, उनका प्रभाव आप पे अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है उनका इफेक्ट। और वहीं पनिशमेंट जिन चीज़ों से मिलती है जिनका प्रभाव अच्छा नहीं होता, उनको हम दोबारा नहीं करना चाहते। यही सिंपल लॉ है थॉर्नडाइक का। जो 3 लॉज उन्होंने दिए हैं, 3 लॉज ऑफ लर्निंग, जो 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। प्रैक्टिस का, यानी जितना अभ्यास करेंगे उतना बेहतर अधिगम होगा। एक्सरसाइज, वही जिसको प्रैक्टिस कहते हैं, जिसमें लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज आ जाएगा। रेडीनेस, यदि बच्चा तत्पर नहीं है, आपने उसको तैयार महसूस नहीं कराया, यदि वो रेडी नहीं है सीखने के लिए, तो वो जो कहावत बोली जाती है, कितना भी फिर आप भैंस के आगे बीन बजाइए नहीं सीखेगा वो। ठीक, तो उसको तैयार, उसको मोटिवेट, उसको रेडी रखना जरूरी है, उसका माहौल वैसा देना जरूरी है। थर्ड चीज है लॉ ऑफ इफेक्ट। जिन चीजों का प्रभाव यदि आपने बच्चे को अच्छा महसूस कराया तो वो दोबारा से वहां आना चाहेगा उस क्लास में, नहीं तो नहीं आना चाहेगा। सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। The process of strengthening the capacity of the education system to reach all learners is called। मतलब कि कौन सी प्रोसेस? स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने की जो क्षमता है। ठीक, टू रीच ऑल लर्नर्स इज कॉल्ड, सभी प्रकार के बच्चों तक हम पहुंच पाए, ऐसे सिस्टम को मजबूत करने की
प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ये किस प्रकार की एजुकेशन है जो हर बच्चे के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, जिसको स्ट्रेंथन करने की हम बात कर रहे हैं? फटाफट से बताओ, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तैयारी कैसी चल रही है आजकल? हाँ, सेशन थोड़ा सा लेट है बट इट्स ओके, कुछ लोग तो सो भी गए हैं, है ना? बी ए सब मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं यार। जब हर तरह के बच्चे की बात आ जाए ना, ऑल लर्नर्स की, तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन कितने भी डिफरेंसेस हो, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करने की, यानी समावेशन की बात होती है समावेशी शिक्षा में। ठीक, इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती है। बेसिकली इंटीग्रेटेड एजुकेशन पहले आया था किस बेसिस पे, कि आप किसी बच्चे को कोई समस्या भी है, कोई डिसेबिलिटी भी है, तब भी एडमिशन दे दो, बट स्पेशल प्रावधान ज्यादा नहीं होते थे। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में पूरे प्रावधान के साथ आप हर एक बच्चे को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ इंक्लूड तो कर लिया था बट प्रॉपर नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती थी। यही डिफरेंस है इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड में। ठीक, नीड बेस्ड एजुकेशन या स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये इन्हीं का हिस्सा है एक तरह से, इंक्लूसिव का ही। ठीक, तो इंक्लूसिव एजुकेशन है जो हर तरह के बच्चे की नीड को फुलफिल करने के लिए, जिस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने की आज की डेट में हम बात करते हैं। चाहे कोई बच्चा गिफ्टेड है, चाहे कोई बच्चा धीमे सीखता है, स्लो लर्नर है, चाहे कोई बच्चा क्रिएटिव है, चाहे किसी बच्चे को फिजिकली कोई डिसेबिलिटी है, सबको एक साथ सिखाने की बात यहाँ होगी। किसमें? इंक्लूसिव एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन अच्छे हैं सहगल, नीतू। व्हाट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इनकॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग जेंडर डिफरेंसेस? यानी क्या कहलाएगी वो क्षमता जिसके अंदर आप समझते हैं, अंडरस्टैंड एंड इनकॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग जेंडर डिफरेंसेस, जिसमें आप जो एग्जिस्टिंग जेंडर डिफरेंसेस यानी जो लिंग भेद हैं आज की डेट में, उनको आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, उनको आप समझते हैं और उसकी बेसिस पे पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज डिवाइस करते हैं, एक्शंस प्लान करते हैं अपने। जेंडर डिफरेंसेस को समझते हुए, जहां कमियां हैं उनको समझते हुए आप अपने एक्शंस को प्लान करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट अपनी। इस अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस को क्या कहेंगे? ध्यान से आंसर कीजिएगा, गलती हो सकती है। जेंडर इक्वेलिटी कहेंगे, जेंडर इक्विवेलेंस कहेंगे, पैरिटी कहेंगे या सेंसिटिविटी कहेंगे? ऐसा लग रहा है ना चारों ऑप्शन बहन भाई जैसे, और समझ में आ नहीं रहे होंगे, ट्विंस लग रहे होंगे एकदम। ये तो चार हो गए। खैर बताइए एक बार। जेंडर इक्वेलिटी होती है दोनों को बराबरी का दर्जा देना, दोनों को बराबर समझना। बट बात यहां पे क्या आ रही है? बात यहां पे आ रही है कि बच्चे की नीड को समझना है। बच्चा भी छोड़ो, यहां दोनों लिंग, दोनों जेंडर के प्रति सेंसिटिव होना, उसी के बेसिस पे तो पॉलिसी लाओगे। दोनों के लिए सेम पॉलिसी थोड़ी होती है। आज की डेट में जब हम देख रहे हैं रिजर्वेशन है मेट्रो से लेकर के और जॉब्स में भी, इवन बिहार में मैं आई थिंक कुछ टाइम पहले सुन रही थी, पीसीएस जो एग्जाम होते हैं वहां के, वहां कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन है फीमेल्स के लिए। क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाएगी तो इस बेसिस पे नहीं बनाएगी दोनों के लिए इक्वल बना दें। इक्वल तो जब बनाओगे ना, जब पहले नीचे जो जिसको आपने छोड़ा हुआ है वो उसको ऊपर तो लेके आओ, बराबर तो लेके आओ। ठीक, तो ये समझते हुए कि किस जेंडर के लिए क्या नीड है, क्या चाहिए होगा, अवेयरनेस चाहिए होगी। तो पहले चाहिए जेंडर अवेयरनेस, और उस अवेयरनेस से सेंसिटिविटी पैदा होती है। जेंडर सेंसिटिविटी कहते हैं इस चीज को। संवेदनशीलता आपके अंदर आएगी जब आप अवेयर होंगे कि किस जेंडर को किस तरह की पॉलिसी या किस तरह के अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। यहां इक्वालिटी की जगह इक्विटी का कॉन्सेप्ट काम आता है कि आपको जिस जेंडर के प्रति जहां हमें जिस चीज की जरूरत है हम उसको बढ़ावा दें। ठीक, पैरिटी होता है समता। हाँ, आप दोनों में भेद नहीं कर रहे, ये पैरिटी है। लेकिन ये पॉलिसीज बनाने के लिए आपको पैरिटी से ज्यादा सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ेगी। अगर कहीं पे कोई गांव में दूर दराज आपको दिख रहा है कि माँ बाप की सोच ऐसी है, वो भेजना ही नहीं चाह रहे अपनी बेटियों को स्कूल, तो आपको सेंसिटिव होकर के पॉलिसीज वैसी बनानी पड़ेंगी। सिर्फ इक्वालिटी दिमाग में नहीं रखोगे। समझ पा रहे हो ना? तो आंसर क्या होगा? जेंडर सेंसिटिविटी। जब आप समझें दोनों जेंडर की जो भी नीड्स हैं या जो भी उनके साथ व्यवहार हो रहा है समाज में, अवेयर हो उस चीज के प्रति, और तब पॉलिसीज बनाई जाएं, तब एक्शंस लिए जाएं, तो ए ऑप्शन इज द बेस्ट ओवर हियर। सिर्फ इक्वालिटी से, इक्विवेलेंस से, पैरिटी होता है कि आप भेदभाव नहीं करते दोनों में, बहुत अच्छी बात है, टीचर के व्यवहार में पैरिटी होनी चाहिए। लेकिन सेंसिटिविटी जरूरी है हर एक पॉलिसी में, नहीं तो हम जो हमारा दूसरा आधी जो जनता है, मतलब जो हमारी आधी आबादी है फीमेल्स की, उसको फिर हम पीछे छोड़ जाएंगे। अभी मैं कल परसों ही देख रही थी, एक रिपोर्ट थी शायद जनवरी 2021 में, जनवरी 2021 में सिर्फ 5 से 6% फीमेल्स ही वर्किंग है अर्बन एरियाज में। ये कहानी तो अर्बन की है, सिटीज की बात हो रही है। सिर्फ 5-6% पॉपुलेशन फीमेल्स की जो वर्किंग है, जो काम करती हैं, बाकी सब घर में है।
अब घर में होना बुरी बात नहीं है, बट ऑब्वियसली हमें आगे आने की जरूरत है। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो वो पॉलिसीज जो बनेंगी वो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बनेंगी। जेंडर सेंसिटिविटी की जरूरत होगी। मतलब रोजगार में हम प्रॉपर बराबरी का भी मतलब वो नहीं मिल रहा है एक तरह से देखा जाए तो। द बिग स्टेप ऑफ setting up cantors in rural areas for continuing education has been taken to promote। रूरल एरियाज में कुछ सेंटर्स स्थापित किए गए ताकि जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रहे। तो ये किसके लिए हुआ होगा? विमेंस एजुकेशन की बात हो रही है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हो रही है, अडल्ट एजुकेशन की बात हो रही है, डिस्टेंस लर्निंग की बात हो रही है। भाई सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं रूरल एरियाज में ताकि कॉन्टिन्यूटी में रह सके एजुकेशन। ये अडल्ट एजुकेशन की बात हो रही है। थोड़ा सा फैक्चुअल है ये, इसमें सच बहुत ज़्यादा समझने को चीज़ें नहीं है। ठीक है, दिए डिसलाइक करने वाले लोग क्यों नहीं सोते? इनके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है नहीं, तो ये क्या करें? चलो लेट्स टर्न पे चलते हैं, डिसलाइक ही कर लेंगे। तो जब हमारे जीवन में बड़ा लक्ष्य नहीं होता तो हम छोटी छोटी चीज़ों को करके खुश होते हैं, वो भी नेगेटिव। पॉजिटिव छोटी चीज़ें हो तो ठीक है, नेगेटिव छोटी चीज़ें करके अगर हमें खुशी मिलेगी तो फिर हम गलत राह पे जा रहे हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ईच डैश इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड कल्चर। यानी प्रत्येक डैश एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज है। क्या हो सकती है बताओ एक बार? विशेष संस्कृति और समाज की उपज कौन? हर एक कंट्री। अब कंट्री के अंदर तो ऑलरेडी ही समाज और संस्कृति आ गया। नेशन या फिर स्टेट या फिर लैंग्वेज। आपको खुद पता लग रहा होगा बोलते हुए ही कि ये बात लैंग्वेज की हो रही है। हर एक भाषा हमारे समाज, हमारी सोसाइटी और हमारी संस्कृति की ही तो उपज है। भाई भाषा प्रभावित करती है ना, या प्रभावित होती है कल्चर से। तो सोसाइटी और कल्चर दोनों का ही एक तरह से प्रोडक्ट है भाषा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप उनके कल्चर से जुड़ेंगे, अगर आप हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप अपने कल्चर को जानेंगे। बेसिकली कल्चर और समाज का, भाई उस टाइम पे जो समाज रहा होगा, जो सोसाइटी, जो कल्चर रहा होगा, वो उस भाषा में ही मिलेगा ना आपको। ऐसा थोड़ी अंग्रेज आके यहाँ के कल्चर के बारे में बातें करेंगे, कर सकते हैं, बट ज्यादा जो डेप्थ मिलेगी वो यहीं के बारे में मिलेगी आपको। ठीक, तो सोसाइटी और कल्चर का एक प्रोडक्ट है लैंग्वेज। हर एक भाषा, जो अलग अलग भाषाएं हैं, अपनी अपनी सोसाइटी और समझ जहां से वो उपज उनकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ आईसीटी? आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है? बताइए जी, आईसीटी का मुख्य उपयोग। फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ आईसीटी? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य उपयोग क्या है? अरे धन्यवाद रूपा चौहान। फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिकेटिंग थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट करना। यूजिंग कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। ये इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे दिए कि मैं अगर इसमें आपका गलत हो जाए क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि ये इन्होंने इतने क्लोज ऑप्शन दे दिए कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं है इसमें। ज्यादा अंतर नहीं है दोनों ऑप्शंस में, तीनों चारों ऑप्शंस में। इवन कम्युनिकेटिंग थ्रू टेक्नोलॉजी को आईसीटी नहीं कहते, वो तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो गई, या टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं आप। फिर है क्या? यूजिंग कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, बात तो बुरी नहीं है ये भी। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, आप इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी के द्वारा। बस यही भाषा का ही हेर फेर है, इसलिए ये ज्यादा बेटर है। आपको थोड़ा पढ़ा लिखा ऑप्शन भी लग रहा होगा चारों से, नहीं तो कोई खास अंतर चारों में है नहीं, और पूरे तरीके से गलत भी नहीं कह सकते हम कि चारों गलत हैं। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, भाई आपको ऑब्टेन भी तो करनी पड़ेगी ना इंफॉर्मेशन, इससे आप सीखते भी हैं आईसीटी से। सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देना आईसीटी नहीं है। समझ पा रहे हो बात को? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच इज अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन, यानी भाषा को प्रदर्शित करने की कौन सी एक चित्रात्मक विधि है? प्रतिनिधित्व भाषा का चित्रात्मक है कौन सा? मतलब भाषा की एक
पिक्टोरियल फॉर्म कौन सी है जिसमें हम पिक्चर्स के थ्रू भाषा को समझ रहे हैं या चित्रों के माध्यम से भाषा को समझ रहे हैं? सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। ओरल, यानी ओरल में कौन से चित्र बना रहे हो आप? अभी मैं बोल रही हूँ, कौन से चित्र बन रहे हैं? कोई चित्र नहीं बनता। हियरिंग में भी कौन सा चित्रात्मक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हो उसको, पिक्टोरियल कह लीजिए, या फिर इसका सही शब्द होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी आप ग्राफ पे कुछ प्रदर्शित कर रहे हो, कुछ एक विजुअल फॉर्म है भाषा की, तो वो विजुअल तो खैर रीडिंग भी हो सकती है, इट्स राइटिंग, लिखना। पिक्टोरियल फॉर्म, जब आप इसको रिप्रेजेंट करो कुछ बना करके, उसी को बाद में आप पढ़ते हो फिर। तो सबसे शुरुआत किससे हुई? राइटिंग से हुई। रीडिंग से इसलिए नहीं हुई क्योंकि पहले ग्राफिकल या पिक्टोरियल फॉर्म आपने लिखने में ही यूज की होगी ना, उसके बाद आप उसको पढ़ रहे हो, तो वो तो पहले से प्रेजेंट है। तो बेटर ऑप्शन क्या है? राइटिंग, यहां पे बेटर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन स्किल इन मैथमेटिक्स? अगर हम बात करें किसकी, गणित की, तो गणित में कौन सा अनुप्रयोग कौशल है? एप्लीकेशन का मतलब है जिसको हम यूज कर पाए, उस सब्जेक्ट को यूज कैसे करें हम डेली लाइफ में। इट्स रिलेटेड टू पिक्टोग्राफ ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बीएड फर्स्ट ईयर वाले भी हाँ दे देना, क्या दिक्कत है? वो अपीयरिंग आता है उसमें। अब अपीयरिंग में फर्स्ट सेकंड ईयर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, अगर नोटिस में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेंशन्ड होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं, तो जनरली दे सकते हो। ओह गॉड, चलें आगे। टू प्रोवाइड क्लैरिटी अबाउट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ मैथमेटिक्स, एप्लीकेशन बेस्ड कहाँ है ये तो थियोरेटिकल बात हो गई। टू डेवलप हैबिट्स, रेगुलरिटी, प्रैक्टिस, कॉन्फ्लुएंस, सेल्फ रिलायंस एंड हार्ड वर्क, यूजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस इन डेली लाइफ टू डेवलप इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स। सारी बातें सही हैं, लेकिन जब आप अनुप्रयोग कौशल की बात करते हैं, मतलब डेली लाइफ में, रियल लाइफ में कहाँ आप यूज करेंगे गणित का, तो यूजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में अवधारणाओं और प्रक्रियाओं का उपयोग करना क्या कहलाएगा? एक एप्लीकेशन बेस्ड स्किल होगी किसकी? मैथमेटिक्स की, कि आप डेली लाइफ में, रियल लाइफ में यूज कर पा रहे हैं किसको? गणित को। ठीक है जी, बात इतनी बात क्लियर है या कोई समस्या, कोई दर्द, कुछ बाकी है इस बात को समझने में? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 पर। व्हाट इज, देखो सबसे मेन काम है कि हम ये समझ पाएंगे क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, what is this approach called when a simple pre-nourishment of the subject is given and further knowledge is imparted over the years? यानी शुरुआत में सिर्फ प्री नरिशमेंट, छोटे रूप में सब्जेक्ट को प्रेजेंट कर दिया गया, बाद में एक्सपेंडेड फॉर्म आपके सामने आएगी। बताइए, वीडियो क्लियर नहीं है? वीडियो क्लियर है, आप क्वालिटी बढ़ा के देखिए, बिल्कुल क्लियर आएगी एकदम। मतलब ऐसे एक्सरसाइज करनी शुरू किया ना, ऐसे हाथ ऐसे करने में ऐसा लग रहा है बस उम्र हो गई हो। खैर कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, शायद 10 एक दिन में ठीक हो जाए, बस 10 दिन कंटिन्यू कर लूं मैं। देखो एक बार, लीनियर अप्रोच, कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच, एजुकेशनल अप्रोच या टॉपिकल अप्रोच? बताइए एक बार, आंसर कीजिए। पढ़ लेते, शादी कब करेंगी, यही सवाल रह गया बस आपके जीवन में है। संडे वार्ता हुआ नहीं है इस बार, तो कुछ भी पूछोगे। संडे को होते हैं ऐसे क्वेश्चन सिर्फ। बताओ एक बार, मैंने भी वैक्सीन लगा लिया, अच्छा किया। देखिए, प्री नरिशमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज गिवन एंड फर्दर नॉलेज इज इम्पार्टेड ओवर द इयर्स। प्री नरिशमेंट का मतलब है छोटा रूप, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, बाद में एक्सपेंड किया, तो कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच कहेंगे ऐसी चीज को। ऐसे क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी करने होंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है दुनिया के किसी टीचर से पढ़ लीजिए कि 100 के 100 क्वेश्चन DSSB में एक व्यक्ति के पढ़ाए हुए आ जाए। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो आपको मिलेगी, तो उसमें कॉमन सेंस भी यूज करोगे ना, क्योंकि जो आपने 70 चीजें पढ़ी हैं उनमें से कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी तो निकालोगे ना। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। आज 17th सेशन है और हम 17 ही क्वेश्चन करेंगे। वेयर आर फ्रेजेस लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस, चेंज ऑफ हैट, इच एंड एवरी फाउंड? अब ये भी एक अजीब सा टपोरी सा क्वेश्चन दे दिया है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। अब ये तो इंग्लिश में कहीं भी यूज हो सकता है, ऐसी कोई जरूरी थोड़ी कोई एक पर्टिकुलर जगह पे यूज होगा, बट जिस सेंस में इन्होंने पूछा है तो हमें जवाब देना पड़ेगा, और इसका जवाब मैं आपको बिना परेशान करे दे देती हूँ। ठीक है, वो है इंडियन इंग्लिश। जनरली हम अपने क्लासरूम्स में ही तो समझते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब क्या बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस को हिंदी में? बिल्कुल सन्नाटा एक तरीके से। तो ये इंडियन इंग्लिश की फ्रेजेस हैं जो बहुत यूज होती हैं भारतवर्ष में, मे बी वर्ल्ड वाइड ना होती हूँ, या इंडियन इंग्लिश की फॉर्म में हमने इसको डेवलप कर लिया है। अब ये तो फैक्चुअल सा क्वेश्चन था, इसमें मैं और आप क्या ही कर सकते हैं, इसमें क्या समझें। व्हाट इज नोन एज रिसेप्टिव स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग?
यानी भाषा सीखने में ग्रहणशील कौशल के रूप में जाना जाता है? आज का आखिरी सवाल और बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, कितने दिन बाद ये वर्ड याद आया है ना? देखो, तो व्हाट इज नोन एज रिसेप्टिव स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग? स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, या फिर लिसनिंग एंड रीडिंग? बताइए एक बार। ओ गॉड, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। इसमें भी गलती करोगे हद हो जाएगी, मतलब पानी ढूंढना पड़ेगा वो थोड़ा बहुत जिसको। देखो एक बार, अगर हम बात करें रिसेप्टिव की, रिसीव किस में करोगे? चार ही बेसिक स्किल्स हैं लैंग्वेज की, जो 4 बेसिक स्किल्स हैं, LSRW, सु बो पाली बोलते हैं इसको, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक, जिसमें से जो सुनना और पढ़ना है वो रिसेप्टिव हैं, रिसीव करते हैं जिसमें हम लैंग्वेज को, किसमें? सुन करके। अभी मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे होंगे तो आप रिसीव कर रहे हैं ना, तो आप रिसीव कर रहे हैं लैंग्वेज को। जब आप पढ़ रहे हैं सामने से तब भी आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक, तो रीडिंग और लिसनिंग रिसेप्टिव होती हैं, जिनको पैसिव भी कह सकते हैं। जबकि बोलना यानी स्पीकिंग, अभी मैं बोल रही हूं तो मैं एक्टिव हूं, इनको प्रोडक्टिव कहेंगे, और राइटिंग को भी प्रोडक्टिव कहेंगे क्योंकि इसमें आप एक्टिव होते हैं। ठीक है जी, इनको प्राइमरी स्किल्स भी कह दिया जाता है, स्पीकिंग एंड राइटिंग को। फाइन, डन फॉर द डे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आज हम थोड़े लेट तो हो ही गए, बट दैट्स ओके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो मैनेज कर लो यार। बहुत मुश्किल से, अभी 10 दिन बहुत भारी कटेंगे, ऐसे हाथ पैर हिलाने में भी दर्द हो रहा है। अभी तो वार्म अप हुआ है 3 दिन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा बिना कहे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो पहले की पीडीएफ रह गई ना, जो इन्हीं सेशंस की कुछ, वो भी मैं शेयर कर दूंगी। ठीक, अच्छा लगा आपसे जुड़ करके। करियर विल पे बैच पेडागोजी स्पेशल का अगस्त में आएगा। अभी एडमिशन्स बंद हो गए थे उसके, शायद जून में ही आई थिंक, या अप्रैल मई में ही हो गए थे शायद, तो वो आएगा अगस्त में। और इसके अलावा सीटेट वगैरह का जब चल रहे होंगे। अभी डीट प्लस बी के बैच सिर्फ ऑन गोइंग है, बाकी मुझे नहीं लगता किसी भी बैच में एडमिशन ओपन है। अभी डीट प्लस बी के सारे बैचेस ओपन है। चलें फिर आज के लिए इतना ही रखें, और कोई समस्या हो कॉल माय नेम, मोहसिन, पता नहीं क्या नाम था आपका, निकल गया बहुत तेजी से। आउट ऑफ 17 कितने आए ये जरूर बताया करो। कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ आउट ऑफ 17 जितने भी आए हों। कल 10 नहीं, परसों था 10 वाला जब मैं कमेंट पढ़ रही थी। आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो के पश्चात। 12 आउट ऑफ 17, 14 आउट ऑफ 17, 8 आउट ऑफ 17। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ये कौन है जो लाल पीले इमोजीज हमें भेज रहा है? चलो फिर 15 गुड नाइट। मैंने एक बार स्माइल कर दीजिए। अच्छा हाँ, मैं ऐसे थकान फील हो रही है, वो दिख रही होगी फेस पे भी आज तो। खैर कोई बात नहीं, टड़ा बाय बाय, कल मिलेंगे, है ना। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो अफेक्टिव वाला पार्ट है शायद मैं कल करा दूंगी, शायद कल कराऊंगी या परसों, लेट्स सी। मतलब करा दूंगी मैं अफेक्टिव वाला भी, और भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कराती रहूंगी बीच में। चलो गुड नाइट, बाय बाय।